दोस्तों, इस वीडियो में हम सब रेलवे ग्रुप डी 2022 का पेपर सेट हल करेंगे। इसमें हम सब टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे और इसी के अनुसार 2025 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्यू बी और सी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आर ए और सी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ए और बी दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है, ये हमसे पूछा गया है कि ए और बी के ठीक बगल में कौन रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे, उसमें हम 6 आदमी को बैठा लेंगे। इस तरह से हमको 6 आदमी बैठा देना है। अब प्रश्न में जैसे बोला गया है उसी अनुसार हम सबको यहाँ पर बैठाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि क्यू बी और सी के ठीक बगल में बैठा है। तो क्यू कहाँ बैठा है, बी सी के ठीक बगल। जब ठीक बगल कहेगा 2 आदमी के ठीक बगल में, तो उसको हमें बीच में बैठाना रहेगा। तो यहाँ पर हम क्यू बैठा देंगे, यहाँ सी और यहाँ बी हो जाएगा। तो अब देखिए, जो क्यू हमारा है वो सी के बगल में है और बी के भी बगल में है। आगे कह रहा है कि ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो सी हमारा कहाँ है, यहाँ बैठा है, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो पहला स्थान ये हो गया, तो दूसरा स्थान कौन सा आएगा उसके बाद। तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है। फिर आगे कह रहा है कि पी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। पी कहाँ बैठा है, क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो पहला स्थान ये हो गया और दूसरा स्थान ये हो गया जहाँ पर पी बैठा है। अब आगे कह रहा है कि आर ए और सी दोनों के ठीक बगल में है। तो आर कहाँ है, ए और सी के बगल में। तो आर को हम कहाँ बैठाएंगे, इस स्थान पर बैठाएंगे, ए और सी के बगल में हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ए और बी दोनों के बगल में कौन है। तो ए और बी, तो साथियों देखिए, ए हमारा यहाँ है, बी हमारा यहाँ है। दोनों के बगल में कौन बैठा है, तो दोनों के बगल में बैठा है पी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पी बैठा है। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है। तो पादपों में जो अपशिष्ट होता है उसको संग्रहित करने के लिए पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। 27 अप्रैल 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास में बनाए गए देश के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया, जो बनाया गया था। तो बनाया गया था कितने दिन में, तो साथियों ये बना था 5 दिन में। ठीक है, ये था 5 दिन में। ये करंट अफेयर है, हर बार बदलता रहता है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आ गया था तो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या थी। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये किस वर्ष क्रियान्वित हुई थी, किस वर्ष ये कार्य में आई थी। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर 3, 2012 से लेकर के 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 500 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि दूसरी संख्या, मान लेंगे कि दूसरी संख्या बराबर x है और पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या हो जाएगी दूसरी की 5 गुनी यानी कि 5x। अब दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 500। यानी हम अगर दोनों संख्या का गुणनफल करें, x गुणे में 5x कर दें, तो हमारे को मिल जाएगा 500। अब दोनों का गुणा करिए तो 5 से इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इधर x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर में मिल जाएगा 100 और x बराबर हमको मिल जाएगा, x बराबर अगर हम देखें तो x बराबर मिलेगा हमको अंडर रूट में 100। तो x बराबर मिल जाएगा हम सबको
10। तो पहली संख्या कितनी मिल जाएगी साथियों? पहली संख्या मिल जाएगी हमारी 10 और दूसरी संख्या मिल जाएगी 50। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। तो दोनों संख्याओं का योगफल करेंगे तो 50 और 10 दोनों को जोड़िए तो 50 + 10 तो बराबर में क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? तो आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की जो संयोजकता होती है वो भी 2 ही रहती है। ठीक है, तो दूसरे समूह के तत्वों की संयोजकता 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच की जो अभिक्रिया है वो किसका उदाहरण है? तो वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। अगला क्वेश्चन हमारा है, बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय के दौरान सामने आने वाली कठिनाई क्या थी? तो वस्तु विनिमय के दौरान सामने वाली कठिनाई जो थी वो हमारी थी मूल्य के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 6 मित्र ADF GL और यस में प्रत्येक की आयु अलग अलग है। यस की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है। जी की आयु यल से अधिक है लेकिन ए से कम है। ए की आयु सबसे अधिक नहीं है। सभी मित्रों में किसकी आयु सबसे कम है? तो देखिए 6 मित्र हैं तो हम सब क्या करेंगे, ऐसे 6 लाइन खींच लेंगे। इस तरह से 6 लाइन हम सब खींच लेंगे। अब जिस तरह से जिसको बोला गया है वैसे इसमें हम सेट करेंगे। तो कह रहा है कि यस की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। तो 4 से अधिक है तो हम उसको कहाँ रखेंगे? 5वें स्थान पर। ठीक है, तो 4 लोगों से ज़्यादा है और 1 से कम। आगे कह रहा है कि डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है। तो डी की आयु 1 से अधिक है तो हम यहाँ क्या करेंगे? डी रख देंगे, 1 से अधिक हो गया। जी की आयु यल से अधिक है लेकिन ए से कम है। तब देखिए जी की आयु क्या है? जी की आयु यल से अधिक है लेकिन ए से कम है। आगे कह रहा है कि ए की आयु सबसे अधिक नहीं है, यानी ए को हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर नहीं रख सकते। ए को कहाँ रखेंगे? यस के बाद रखेंगे। तो यस के बाद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ए की आयु क्या बोला गया? यल से अधिक है। तो यल से अधिक है तो यल को यहाँ रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि जी की आयु यल से अधिक है। तो यल से अधिक है तो यहाँ क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, यल हमारा चला जाएगा सबसे पीछे। अब बचा कौन? बच गया हमारा एक आदमी जिसका नाम है यफ। तो यफ हमारा जो है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सबसे पहले यफ आएगा, फिर यस आएगा, फिर ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर डी आएगा, फिर यल आएगा। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा आयु किसकी रहेगी? यफ की रहेगी। उससे कम यस, उससे कम ए, उससे कम जी, उससे कम डी, सबसे कम यल। तो इसमें क्या पूछा है कि सबसे कम आयु किसकी है? तो सबसे कम आयु जो है वो यल की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों में के विधानसभा के चुनावों में कुल वोटों में से कम कितने प्रतिशत वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसी को मान्यता दी जाएगी जो विधानसभा के चुनावों में कम से कम 6% वोट हासिल कर ले। ठीक है, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीते। ठीक है, वोट कितना चाहिए उसको? 6%। और लोकसभा में सीट कितना चाहिए? 4 सीट चाहिए, तब उसको जा कर के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है, अन्यथा उसको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है,
0.3 उसके ऊपर लगा है बार, ठीक है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल 0 है। तो हमें क्या करना है, इस 0.3 बार को लिखना है P/Q के रूप में। तो हम जब भी दशमलव के बाद बार वाली संख्या मिले तो उसमें क्या करते हैं, सीधा सीधा संख्या लिखते हैं, बटे में 9 लगाते हैं। अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लगाएंगे, दो संख्या के ऊपर बार रहेगा तो 2 बार 9 लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमें इसको लिखना रहता है। तो यहाँ एक ही संख्या थी तो एक ही बार हमने क्या किया, नीचे 9 लिख दिया। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 3 एकन्नम 3 और 3 तिरिका 9, तो ये बराबर में आ जाएगा 1/3। तो P/Q के रूप में लिखेंगे अगर हम 0.3 बार को, तो हमको मिलेगा 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। एक अणु की वर्तमान आयु का 2 गुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अणु, ए माने अणु हो जाएगा, बराबर लिखेंगे बी फॉर बीना, ठीक है। तो कह रहा है कि अणु की वर्तमान आयु का 2 गुना, यानी कि अणु की वर्तमान आयु का क्या करना है, 2 गुना करना है। और फिर कह रहा है कि बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 6 घटा देंगे, तब हो जाएगा दोनों की आयु बराबर। आगे है अणु की माता की वर्तमान आयु अणु की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। यानी कि जो माता है यम, उनकी आयु क्या है, अणु से 3 गुनी। तो अणु से हम क्या करेंगे, 3 गुनी कर देंगे, ठीक है। आगे कहा है और बीना की आयु उसकी बहन से 5 वर्ष कम है। तो बीना की आयु क्या है, उसके बहन से 5 वर्ष कम है। तो उसकी बहन की आयु हो जाएगी बीना की आयु प्लस 5 साल, इस तरह से लिख देंगे। अब आगे क्या बोला गया कि यदि यम और यश की वर्तमान आयु का योग 64 है, यानी यम और यश को जोड़ेंगे तो बराबर मिलेगा हमको 64, ठीक है। अब यहाँ पर सभी का मान रखना है। तो यम बराबर हम देखिए क्या पाएंगे, तो यम बराबर हमारे पास ये है 3a। तो इस यम के स्थान पर लिख देंगे 3a प्लस, यहाँ यश है तो यश बराबर हमारे पास क्या है, तो देखिए b+5 है, b+5। तो यहाँ यश के स्थान पर लिख देंगे b+5 बराबर में मिलेगा हमको 64, ठीक है। अब b बराबर हमारे पास क्या है, 2a-6। तो शुरू में देखिए तो b बराबर क्या है, 2a-6 है। तो यहाँ b के स्थान पर रखेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस b के स्थान पर क्या लिख देंगे, 2a-6 प्लस 5 बराबर में बचेगा 64, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5a बराबर में। अब देखिए 6 में से 5 घटेगा तो -1, और -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 65। 5 से काट दीजिए, कितना आ गया, 13 आ गया। तो अणु की आयु कितने वर्ष की है, तो 13 वर्ष की है। तो अणु की आयु हो जाएगी 13 वर्ष, जो कि हमें निकालने के लिए बोला गया था। इस तरह से हमें क्वेश्चन को हल करना रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संख्या 2.5 और 0.175 का लासा ज्ञात कीजिए। जब भी आपको दशमलव वाली संख्या का लासा निकालना हो तो हम पहले दशमलव को हटा लेते हैं। तो जैसे ये 2.5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 25/10। इसी तरह से जो दूसरी संख्या है, अगर इसमें हम दशमलव हटाएं तो 175 लिखेंगे, 175 बटे में लिखेंगे 1000, तो दशमलव हट गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरी वाली संख्या में 1000 है और पहली वाली संख्या में 10 है। तो हमें क्या करना है, पहली वाली संख्या में भी 3 जीरो लाना है। तो 3 जीरो लाने के लिए हमें नीचे 2 जीरो बढ़ाना होगा, ऊपर भी हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब लासा निकालने के लिए बोला है तो ऊपर का हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे का हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है।
इतना आपको याद रखना है। तो ऊपर का निकाल देंगे हम सब क्या, एलसीएम। तो ऊपर का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आपको एलसीएम के रूप में मिल जाएगा ऊपर वाले संख्या का अगर एलसीएम निकालिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका 17,500, 17,500 और नीचे बचेगा आपका 1,000। अब भाग लगा दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा आपका, बच गया 10, भाग लगाइए तो आ जाएगा 17.5। तो एलसीएम कितना आएगा, 17.5 आ जाएगा। इस तरह से हमें दशमलव वाली संख्या का लासा निकालना रहेगा। अगला क्वेश्चन हम सब देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है समीकरण x² प्लस x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब जब हमारे मूलों की प्रकृति से संबंधित प्रश्न आएगा तो हम उसमें सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, b² माइनस 4ac बराबर में 0 से। ठीक है, तो b बराबर यहाँ क्या मिलेगा, हमको 1 मिल जाएगा, माइनस 4 इंटू a बराबर क्या है 1, c बराबर है 12। अब इसको हल करिए तो 12 चौके 48, 48 में 1 घट जाएगा तो माइनस में 47 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 0। अब देखिए 47 जो है माइनस वाला वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो 0 से छोटा है। जब भी संख्या हमें 0 से छोटी वाली मिले तो जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। यदि संख्या 0 से छोटी मिल रही है तब उस समय जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे या फिर उसे हम अवास्तविक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a बटे में 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a। तो अब इसे हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम साइन कॉमन करेंगे। अगर हम सब साइन कॉमन कर लेते हैं तो देखिए क्या बचेगा, साइन हम कॉमन कर दिए, साइन a, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इतना बच जाएगा ऊपर। और नीचे अगर हम कॉस कॉमन कर दें, कॉस a कॉमन कर लें तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब ऊपर जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ये हो जाएगा फार्मूला कॉस 2a का, कॉस 2a का फार्मूला ऊपर बनेगा। और नीचे जो 2 कॉस स्क्वायर है माइनस a है ये भी बन जाएगा कॉस 2a का फार्मूला, इनटू यहाँ हम आगे लिख देंगे साइन बटे कॉस। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, साइन बटे कॉस बराबर हो जाएगा हमारा tan है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 tan a। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है। तो साथियों अंतरिक्ष का रंग काला प्रकाश के प्रकीर्णन न होने के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है जिसके कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। इसमें दिया है K 22P M 26N, इसी तरह से O 30L और Q 34J के बीच वही संबंध है। समान तर्क के आधार पर S 38H निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। अब देखिए तो पहले क्या लिख दिया K, फिर 22 करके फिर P लिख दिया, इसी तरह से नीचे लिख दिया है M 26N। अब देखिए K का मान देखें तो 11 होता है, P का मान होता है 16, M का हो जाएगा 13 और N का हो जाएगा 14। तो अब देखिए लेटर में क्या किया कि 2 बढ़ा दिया है, इधर भी 2 घटा दिया, शुरू में 2 बढ़ाया लास्ट वाले में 2 घटाया है। और नंबर्स में क्या किया है, नंबर्स में 4 प्लस किया है। याद रखिएगा जो पहला लेटर है उसमें 2 बढ़ाया, नंबर में 4 बढ़ाया, लास्ट वाले लेटर में 2 घटाया है। सेम इसी तरह से हम S 38 में करने वाले हैं। S 38H है,
तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में 2 बढ़ाएंगे, तो यश का स्थानीय मान कितना होता है 19। तो 19 में 2 जोड़िए कितना आ गया 21। 21 का मतलब क्या होगा, u होगा। 38, 38 देखिए नंबर में क्या कर रहा है, 4 बढ़ा दे रहा है, तो 4 बढ़ा रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 बढ़ाएंगे। 38 में 4 बढ़ाइए कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा। अब लास्ट वाले लेटर में देखिए क्या किया है, लास्ट वाले में 2 घटा दिया है, तो हम लास्ट वाले में 2 घटा देंगे, तो यच है हमारा 8, उसमें से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा यफ। इस तरह से हमारा आंसर आएगा U42 यफ। U42 यफ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला गया है, तो प्रतिबिंब का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रतिबिंब V बराबर हो जाएगा फॉर्मूला एफ यू बटे में एफ प्लस यू, ये फार्मूला होगा। तो एफ हो जाएगा हमारा फोकस दूरी जो कि 10 दिया है, और यू हो जाएगा दर्पण से वस्तु की दूरी जो कि 30 दिया है, बटे में 10 प्लस 30 करेंगे। इसको हल करिएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका 300 और नीचे आ जाएगा आपका 40। 0 से 0 काटिए और 30 में अगर हम 4 से भाग लगाएं तो हमको मिल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर मिल गया। तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, तो देखिए कह रहा है कि 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच में बनेगा, क्योंकि जो 7.5 है वो कहाँ आएगा, 0 से 10 के बीच में आएगा। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आंसर जो है किस तरह से घुमा फिरा करके दिया जा रहा है। तो आप लोग रट्टा नहीं मारिएगा, एकदम बेसिक से उसको अच्छे से पढ़ करके लगाइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होंगे वो सिंपल नहीं होंगे, एकदम घुमाएगा आपको, तब जा कर के आंसर आएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपको एकदम शॉर्टकट में आ जाए तो शॉर्टकट में नहीं आने वाला है, ये आपको देख करके चलना होगा। अगला क्वेश्चन हम सब देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण होगी। तो देखिए अवतल दर्पण हम ऐसे एक सिंपल सा बना लेते हैं, अवतल दर्पण है हमारा ये, ठीक है। अब इसमें एक किरण हमें आपतित करना है उसके ध्रुव पर, तो ये हो जाएगा मान लीजिए बीचों बीच में ध्रुव, जिसको हम सब P से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष। तो यहाँ से एक किरण आ रही है और टकराएगी, इस तरह से वापस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से जा रही है, यहाँ से टकरा के वापस आ रही है। तो जो आपतित कोण होगा I वो बराबर हो जाएगा अपवर्तित कोण R के, ठीक है। तो आपतित कोण I और अपवर्तित कोण R आपस में बराबर हो जाएंगे जब कोई किरण उसके ध्रुव पर आपतित होगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। बताएं कि निम्न में से कौन सा तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन करता है। अब देखिए कथन में क्या बोला गया कि सभी मोबाइल लैपटॉप हैं, तो हम इसको चित्र के माध्यम से बनाएं अगर, तो सभी मोबाइल क्या हैं, लैपटॉप हैं, ठीक है। तो मोबाइल के लिए यम लिखेंगे, लैपटॉप के लिए यल। तो जो सभी मोबाइल है, सारा का सारा मोबाइल वो किस गोले के अंदर आएगा, लैपटॉप वाले गोले के अंदर, क्योंकि कह रहा है सभी मोबाइल लैपटॉप है। आगे कह रहा है सभी लैपटॉप नोटबुक है, तो सभी लैपटॉप यानी जो लैपटॉप वाला गोला है वो किसके अंदर आ जाएगा, नोटबुक वाले के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया नोटबुक। फिर आगे सभी नोटबुक किताब है, तो ये नोटबुक वाला सारा का सारा गोला किसके अंदर आ जाएगा, किताब के अंदर आ जाएगा, किताब के अंदर, जिसको हम बुक बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए निष्कर्ष में कह रहा है सभी किताबें लैपटॉप हैं, तो क्या किताब वाला गोला लैपटॉप के अंदर है? अगर नहीं है तो पहला वाला गलत है। पहला ऑप्शन जो पहला निष्कर्ष है वो गलत है, क्योंकि सभी लैपटॉप वो किताब है लेकिन सभी किताब लैपटॉप नहीं है। ऐसा किताब वाला गोला लैपटॉप के अंदर नहीं है, लैपटॉप बाहर और किताब अंदर, तो ऐसा नहीं बना हुआ है। ठीक है, लैपटॉप के ऊपर किताब वाला गोला है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कुछ नोटबुक मोबाइल है। अब देखिए कुछ नोटबुक क्या है, वो मोबाइल है, यानी कि नोटबुक का कुछ पार्ट मोबाइल वाले में है, तो इस तरह से दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा सभी लैपटॉप किताब है, तो देखिए सारा का सारा लैपटॉप वाला भाग किताब के अंदर है, तो दूसरा वाला भी सही, यानी निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 2/5 भाग के बराबर है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब किसी राशि हमको मालूम नहीं है, तो उस पर कह रहा है कि जो ब्याज है वो राशि के 2/5 भाग के बराबर है। तो हम अगर राशि को यक्स मान लेते हैं, राशि क्या है हमारी यक्स है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज जो हो जाएगा वो 2/5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा ब्याज। तो हम सब फार्मूला लगाएंगे ब्याज वाला, तो ब्याज बराबर हो जाता है, ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर, ठीक है, गुणे समय बटे में 100। ये फार्मूला लगाते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, यक्स से यक्स कैंसिल। अब देखिए 20 और दूनी 40, 20 का गुणा कहाँ होगा? 2 में, तो 20 दूनी हो जाएगा 40 और बटे में आ जाएगा 30 बराबर दर बन जाएगा। तो जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 40/3%, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है। फिर से अगला हमारा क्वेश्चन आया है जो सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का ये दूसरा क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति OPQRST एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब 6 आदमी हैं, तो सीधा सीधा हम वृत्त बनाएंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे? वृत्त बना देंगे। इस तरह से वृत्त बना लीजिए। 6 आदमी हैं, तो 6 आदमी को बैठाने के लिए सीट लगा दीजिए। अब सीट लग गया। अब क्या कह रहा है कि O, S और Q दोनों के ठीक बगल में है। जब ठीक बगल में करे, 2 आदमी के ठीक बगल में, तो समझ जाइए बीच में बैठाना है। इसको याद रखिएगा, 2 आदमी के ठीक बगल में तभी होगा जब बीच में बैठेगा। तो क्या कह रहा है कि O, S और Q के ठीक बगल में है, तो हम क्या करेंगे? एक तरफ S बैठा देंगे, एक तरफ Q बैठा देंगे, ठीक बगल में, इसका मतलब बीच में बैठेगा। आगे है T O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। T कहाँ बैठा है? O के दाईं ओर दूसरे, तो O यहाँ है, इसके दाईं ओर इधर जाएगा दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर T बैठ जाएगा। फिर आगे कह रहा है और Q के दाईं ओर ठीक बगल में, Q के दाईं ओर ठीक बगल में भी है, ठीक है, Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। P Q के दाईं ओर, अब P कहाँ बैठा है? Q के दाईं ओर, Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सॉरी तीसरे है। तो अब देखिए Q यहाँ पर बैठा है, इसके दाईं ओर चलेंगे इस साइड में, तीसरा स्थान, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये यहाँ पर बैठ जाएगा P बैठा है। इनमें से Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो Q के दाईं ओर दूसरा स्थान अभी खाली है, ठीक है, तो खाली है, तो वहाँ पर एक ही आदमी बचा है जो बैठेगा। कौन बचा है? तो R अभी बचा हुआ है, तो R को यहाँ बैठा देंगे। तो Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा? R बैठ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा फिर रीजनिंग से आया है। एक निश्चित कूट भाषा में THRICE को TRIHEC लिखा जाता है। उसी तरह से सेक्टर को TSROEC लिखा जाता है, तो JOYFUL को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि
HRICE ऐसे लिखा है। इसको कोडिंग कर दिया कैसे, TRIHEC के रूप में। कैसे किया है इसको देखिए। तो यहाँ पर लेटर्स जो थे वो आगे पीछे लिखे गए थे, कोई उनका क्रम नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखिए तो लेटर्स कैसे लिखे गए हैं, एक निश्चित क्रम में लिखे गए हैं, घटते हुए क्रम में। जैसे T 20 है, फिर 18, फिर उसके बाद 9, फिर 8, फिर 5, फिर 3, यानी घटते हुए क्रम में लेटर्स को लिखा गया है। हम सेम टू सेम घटते हुए क्रम में इसमें भी लिखेंगे। तो JOYFUL है, तो इसको घटते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले Y आ जाएगा, फिर U आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा, J आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा F। इस तरह से घटते हुए क्रम में इसे लिख देंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब हमारे पास एक व्यवस्था है बाएं से दाएं की ओर, और इसमें प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक पहले भी एक प्रतीक है। यानी ऐसी कितनी संख्या है जिसके आगे और पीछे प्रतीक है। तो देखिए, एक संख्या हमको यहाँ मिल जाएगी 2, जिसके आगे और पीछे प्रतीक है। इसी तरह से हमें एक संख्या यहाँ मिल जाएगी 1, इसके भी आगे पीछे प्रतीक है। इसी तरह से देखेंगे तो एक संख्या हमको 6 मिलेगी, जिसके आगे पीछे प्रतीक है। इस तरह से हमें 3 संख्याएं ऐसी मिल जाती हैं जिनके आगे और पीछे प्रतीक है, जो कि हमें प्रश्न में बोला गया है। तो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके आगे पीछे प्रतीक है, तो कुल 3 संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है। तो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ये पौधों के लिए अनिवार्य तत्व होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिशा दूरी से संबंधित है। अस्मिता ने दवा की दुकान से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। अब दवा की दुकान कहाँ है साथियों, इसको मान लेते हैं बीचों बीच में है, और दक्षिण की ओर चलना शुरू किया और 400 मीटर चलने के बाद कितना मीटर चलती है, 400 मीटर। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 4 लिख दिए, इसका मतलब 400 मीटर हो गया। ठीक है साथियों, किधर गई है, दक्षिण की ओर गई। आगे कह रहे हैं कि और 100 मीटर चलकर आइसक्रीम पार्लर पहुँची, दाएँ मुड़ी, इधर तो छूट गया। 400 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ी। अब दाहिने मुड़ेगी तो दाहिने किस साइड में मुड़ेगी, इस साइड में मुड़ेगी। ठीक है, कितना मीटर चलेगी, 100 मतलब 1 लिखेंगे। 100 मीटर चलने के बाद आइसक्रीम पार्लर पर पहुंचती है, वहां से दाएं मुड़ी। अब दाएं मुड़ी फिर से किधर जाएगी, ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। कितना मीटर चलेगी, 500 मीटर। तो दाएं मुड़ करके अब वो चल गई 500 मीटर। ठीक है, तो 500 मीटर है तो उसको 5 लिख देते हैं। दाएं मुड़ करके 500 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ी और 200 मीटर चली। अब दाएं मुड़ करके फिर कितनी चली, 200 मीटर। 100 बराबर हो गया, यहाँ आ गई 100 मीटर आ गई, तो 200 मीटर चली। ठीक है, तो ये इधर तक देखिए तो 100 बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 100 यहाँ पर इतना दूर तक है और इतना दूरी तक यहाँ पर भी 100 होगा, इतना याद रखिएगा। और 100 जो थोड़ा सा आगे निकल आई है, ये थोड़ा सा 100 आगे निकल आई। 200 मीटर चलकर सब्जी की दुकान पर पहुँची, यहाँ पहुँच गई सब्जी की दुकान पर। ये कहाँ है, सब्जी की दुकान पर है। अंत में वह दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली, फिर से दाहिने मुड़ गई। दाहिने मुड़ गई तो नीचे की ओर आएगी, कितना चली, 100 मीटर, और घर पहुँच गई। उसका घर दवा की दुकान से कितनी दूरी पर है, तो साथियों तो यहाँ पर उसका घर है, यहाँ पर उसकी दवा की दुकान है। दोनों की बीच की दूरी आप देखिए, ऊपर 100 था तो नीचे भी 100 मीटर ही आएगा। तो 100 मीटर आएगा किस दिशा में, पूरब दिशा की ओर।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ये जो हमारा दिशा दूरी वाला प्रश्न होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना रहता, जैसे जैसे उसको घुमा रहा है बस उसी तरह से आप अपनी पेन को घुमाते हुए चले जाइए और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मलजखंड नामक खनिज की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में जो मलजखंड नामक खदान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तांबे के लिए वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं। तो साथियों, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाओं के समान होती हैं। याद रखिएगा, जो हमारी इस तरह से परिनालिका होती है उसमें चुंबकीय रेखाएं इस तरह से एक दूसरे के समांतर रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय की घोषणा भी की गई। तो कौन सा स्थान था? तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई और उसी समय जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता, उसको दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है। इसमें बोला गया है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 13, चौड़ाई है 12। अब दोनों का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, जिसको हम पहले हल कर चुके हैं। इसमें बोल रहा है, निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या भी है? ठीक है, तो एक प्रतीक आपको बीच में होना चाहिए। पहले आपको क्या होना चाहिए? प्रतीक होना चाहिए। फिर कह रहा है कि ठीक पहले एक अक्षर, अक्षर मतलब लेटर होना चाहिए। फिर बाद में एक संख्या होनी चाहिए। इतना आपको देखना है, अक्षर प्रतीक संख्या। तो अक्षर प्रतीक संख्या, देखिए पहले अक्षर प्रतीक संख्या, अक्षर प्रतीक संख्या कहीं मिल रहा है, एक यहाँ मिल गया, अक्षर प्रतीक फिर संख्या है। इसी तरह से देखिए अक्षर फिर प्रतीक संख्या, एक यहाँ पर मिल जाएगा, अक्षर प्रतीक संख्या। इसी तरह से हम सब देखें तो आपको और कहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर मिलेगा एक अक्षर प्रतीक संख्या। तो इस तरह से हम लोगों को 3 जगह पर अक्षर प्रतीक और संख्या एक साथ मिल रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 3। अगला क्वेश्चन हम इसी तरह से देखेंगे, 5 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 35 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले बोल रहा है कि 3 आदमी की औसत आयु 35 वर्ष थी। तो साथियों, अगर योग की हम बात करें तो तीनों के आयु का योग क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, तीनों के आयु का योग हो जाता है औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है? 35 और संख्या कितनी है? 3। 3 आदमी हैं तो 3 संख्या, तो गुणा करिएगा कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। ये कब की बात है? 5 वर्ष पहले की। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो तीनों की आयु 5-5 साल बढ़ चुकी है, इसलिए अभी वर्तमान में जो योगफल आएगा वो 15 के योगफल के बराबर रहेगा, यानी 15 को जोड़ने पर मिलेगा। तो वर्तमान में जो योग होगा वो कितना हो गया? 20 हो गया, 120। तो तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 120 है। फिर आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 48 वर्ष होगी। अब देखिए आगे कह रहा है कि ए, सी की औसत आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 48 होगी। लेकिन अभी कितना है? तो अभी जो इन दोनों का औसत है वो है साथियों 43। ठीक है, अगर योग की बात करें तो 2 आदमी हैं तो 2 से गुणा, तो कितना आ गया? 86 आ गया।
अभी दोनों की आयु का योग कितना हो गया, 86 हो गया। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। अब देखिए तीनों की आयु का योगफल कितना है, 120। उसमें से हमें ए और सी की आयु का योग कितना मिल गया, 86। यानी ए और सी इन दोनों की आयु हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे, तीनों की आयु से ए सी की आयु को घटा देंगे तो हमको बी बराबर मिल जाएगा 120 माइनस में 86। तो घटाइए कितना मिल जाएगा साथियों, तो आपको मिल जाएगा 34। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, 34 है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, 3 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 37 साल। तो अभी से 3 साल बाद कितनी आयु होगी, तो 37 साल होगी। अभी अगर पूछता तो 34 साल हम सब आंसर देते। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन भी हम इसी तरह से देखेंगे। एक कक्षा के सभी 48 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। युविका पंक्ति के दाएं सिरे से 7वें स्थान पर खड़ी है। मालिनी पंक्ति के बाएं सिरे से 22वें स्थान पर खड़ी है। मालिनी और युविका के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं। तो बीच कुल कितने विद्यार्थी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 7 और ये जो 22 है दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। तो 22 और 7 जोड़िए कितना आ जाएगा, तो 29 आ जाएगा। 29 छात्र हो गए और टोटल छात्र कितने हैं, 48 हैं। तो बीच के छात्र की संख्या हम निकालेंगे, बीच के छात्र हो जाएंगे कुल छात्र माइनस में 29। तो घटाइए कितना आ जाएगा, घटाने पर आपको मिल जाएगा 19। तो बीच में कुल कितने छात्र हैं, 19 छात्र बीच में है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। आपको स्थान दिया जाए तो दोनों स्थान को जोड़ करके कुल संख्या में से घटा दीजिएगा तो आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी कि कितने छात्र बीच में बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक कृषि अपशिष्ट है। तो कृषि अपशिष्ट जो है साथियों वो हो जाएगा भूसी। ठीक है, ये कृषि अपशिष्ट है। अगर हम सब्जी का छिलका लगाएं तो साथियों ये हो जाएगा हमारा रसोई अपशिष्ट। ठीक है, ये हो जाएगा रसोई अपशिष्ट। लेकिन यहाँ पर हमसे कृषि अपशिष्ट के बारे में पूछा है, इसलिए हम सब भूसी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई भारत में साख नियंत्रण का कार्य करती है। तो साख नियंत्रण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ठीक है, कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन हम सब देखेंगे साथियों, 5 संख्याओं का औसत 15 है। यदि 4 संख्याएं 10, 12, 14 और 18 हैं तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको पहले ही बता दिए हैं, जब भी आपको औसत मिल जाए तो सबसे पहले आप योगफल निकाल लीजिए। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। तो संख्या कितनी है, तो 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 15 पचे 75, यानी 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। हमको 4 संख्या दी गई है, 5वीं निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चारों संख्याओं का पहले योगफल निकाल लेंगे। तो चारों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा साथियों, जोड़ने पर देखिए तो 8, 4, 12, 2, 14। ठीक है, 14 की 4, यह लिख देते हैं, 14 की 4 हो गया और हासिल में 1 लगा है, तो 1, 2, 3, 4, 4, 4 और 1, 5। तो 4 संख्याओं का योगफल कितना आ गया, तो आ गया वो 54। तो 5वीं संख्या, तो ये 5 संख्या का योग है और 4 का योग कितना है, तो 4 का योग है 54। ठीक है, तो 5वीं संख्या क्या होगी, तो जो 5वीं संख्या हो जाएगी वो होगी 75 माइनस में 54। तो घटाइए दोनों को, 75 में 54 घटाइए तो मिल जाएगा आपको 21। तो जो 5वीं संख्या होगी हो जाएगी 21। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें एक शर्त होती है, शर्त के अनुसार हमें प्रश्न को हल करना होता है। तो चलिए शर्त को देखते हैं। शर्त हमें सदैव जो
कूट दिया गया है उस पर लगाना है। जैसे यहाँ पर ये है, इसी के ऊपर हमें शर्त लागू करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं 6 लिखा है, फिर 4 है, फिर परसेंट है, फिर 3 है, फिर 7 लास्ट में स्टार है। इसी पर हमें शर्त लागू करना है। पहली शर्त है, पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक एक विषम संख्या। तो हम देख रहे हैं इसमें, अगर इसमें देखें तो पहली तो सम संख्या है लेकिन अंतिम संख्या विषम नहीं है, इसलिए पहली वाली शर्त नहीं मानना है। दूसरे में बोला गया यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक विषम संख्या है, तो देखिए दूसरा और तीसरा विषम संख्या नहीं है, इसलिए हम दूसरी शर्त भी नहीं मानेंगे। अब तीसरे में कह रहा है यदि पहला घटक एक सम संख्या, पहला घटक एक संख्या है, सम नहीं है। यदि पहला घटक एक संख्या और अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो पहले और अंतिम घटकों को एक के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। अब देखिए पहला घटक हमारा क्या है, यहाँ पर संख्या, अंतिम क्या है, प्रतीक। तो हम दोनों के स्थान पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो 6 के स्थान पर ए लिखाएगा, फिर 4, फिर परसेंट, फिर 3, फिर 7, लेकिन लास्ट में भी क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, क्योंकि तीसरी शर्त इस पर लागू हो रही है। अब सभी का कोड लिखना है, सबका हम क्या लिख देंगे, कोड। तो ए हमारा पहले से ही लिखा है, इसको हमें कोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 का कोड देखिए, तो 4 का कोड क्या है इसमें, जे। तो ए पहले से लिखा है, उसके बाद लिखाएगा जे। फिर उसके बाद प्रतिशत है, तो प्रतिशत को देखिए यू है, तो प्रतिशत का कोड यू। 3 का कोड क्या है साथियों, यम है, 3 को यम। 7 का कोड क्या है, वी है, लास्ट में ए हमारा पहले से है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ए जे यू यम वी ए। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किसके संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिए गए कहा जाता है। तो जो हमारा मूल कर्तव्य है वो किसके संविधान से लिया गया है, तो हो जाएगा USSR, यानी कि रूस से लिया गया है। ठीक, 10 ओम का एक प्रतिरोध 20 ओम के प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर विभवपात क्रमशः होगा। अब देखिए 10 ओम का एक प्रतिरोध है और दूसरा है 20 ओम का। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले को लिखेंगे 10 ओम और दूसरा वाला कितने का है, 20 ओम का है। पहला 10 का, दूसरा 20 का, दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। और ये पूरा जो है परिपथ 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के विभवांतर का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले धारा निकालेंगे। धारा I बराबर हो जाता है V/R, V/R होता है। विभवांतर कितना है, 6, और प्रतिरोध कितना आएगा, श्रेणी में है तो दोनों को जोड़ दीजिए सीधा सीधा, तो 20 10 30 हो गया। तो इसको जब हल करिएगा तो आपको धारा मिल जाएगी 0.2 एम्पियर की। ठीक है, अभी प्रतिरोध निकालना है, तो पहले हम अगर 10 ओम में निकालें तो 10 ओम का अगर हम विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा 10 गुणे 0.2 बराबर में 2 वोल्ट। तो जो हमारा 10 ओम वाला प्रतिरोध का विभवांतर रहेगा वो 2 वोल्ट रहेगा। इसी तरह से हम 20 वाले में अगर निकालें तो V2 बराबर हमको मिल जाएगा 20 गुणे 0.2, हल करिए तो आ जाएगा ये 4। इस तरह से V1 और V2 कितना आ जाएगा, 2 और 4 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन